Welcome to The Code. Construction, design and engineering. This is India's #1 construction podcast. हम वापस आ गए हैं पार्ट 3 के साथ। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप वापस जाएं एंड यू सी द पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ दिस सीरीज, जहाँ हम बात कर रहे हैं उन 7 स्टेप्स की जो हमें एनेबल करते हैं एक अच्छा साउंड कंक्रीट बनाने में, या फिर उस कंक्रीट को जिसको आपने बनाया है उसकी बेस्ट क्वालिटी एक्सट्रैक्ट करने के लिए। सुनील गुप्ता जी उसके बारे में हमें एनलाइटन कर रहे हैं। अब हम आगे पार्ट 3 पर। और सर पार्ट 3 किस बारे में है? देखिए सर, आपने बैचिंग कर ली, आपने नाप लिया अपनी अलग अलग चीज़ों को, आपने उनको मिक्स कर लिया जी। अब आपने इस मिक्स को आपने पहुंचाना है अपनी रिक्वायर्ड जगह पे, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन जो करनी है हमने, जहाँ से मिक्स किया है और जहाँ डलनी है, उसमें एक डिस्टेंस रहता है और उसको ले जाने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि उसमें से कोई भी मिक्स जो आपने मिक्स किया है वो पूरा का पूरा ही सब मिक्स जाना चाहिए वहां तक। ये नहीं कि रोड़ी उसमें से अलग हो रही है, उसमें सीमेंट अलग हो रहा है या रेता अलग हो रहा है, पानी बहे जा रहा है जिसमें से कि सीमेंट निकल भी साथ में जा रहा है। नहीं, आपका एक तरह से ऐसे जिसे हम लोग बोलते हैं कोहेसिव मिक्स होना चाहिए, राइट। जो कि आप अगर उसका एक लड्डू सा बनाएंगे अपने मिक्स का और ऊपर उसको उछाल के 2-3 फुट ऊपर उछाल के और उसको पकड़ लेंगे, तो वो मतलब वो अलग अलग नहीं होना चाहिए, वो लड्डू का लड्डू रह जाना चाहिए। इंटरेस्टिंग। तो वो चीज हम लोग बोलते हैं, वो वैसा मिक्स आपका बनना चाहिए और वो मिक्स आपका आगे जाना है। मैंने ये देखा है साहब कि 2 डंडों के बीच में उन्होंने आपकी वो जो बोरी होती है आपकी, जिसे हम लोग ये ब्राउन वाली जो बोरी कहते हैं, जूट की जो बोरी होती है, उसमें वो लोग भर के लेके जा रहे हैं। अब क्या होगा, रास्ते में से पानी नीचे निकल जाएगा, पानी के साथ सिर्फ पानी तो जाएगा ही नहीं आपके मिक्स में से, वो रेता जाएगा। ये ले जाने का तरीका नहीं है साहब, ऐसे नहीं ले जाना आपको। या कोई आपका तसला हो, आप टोकरी में भी नहीं ले जा सकते। नहीं तो आप कई बार क्या होता है, मैंने देखा टोकरी में ही एक बोरी लगा देते हैं और फिर उसमें डाल के लेके जाते हैं और वो बोरी में से फिर वो पानी निकलता रहता है। सर, जो आपने मिक्स बनाया है एज इट इज उसको वहां पहुंचना है। एक बॉक्स में बना के लेके जाएं या हम तसले में लेके जाएं, तो उसमें एक ऐसा भर के लेके जाए जो कि वहां हम पहुंच जाए और रास्ते में गिरे ना। रास्ते में गिरता जाएगा, जहां जहां गिरता जाएगा वहां फिर वो जम जाएगा। फिर आपके जैसे अगर छत में ले गए, वो वहां जम जाएगा, तो वहां फिर वो जब उसके ऊपर रोड़ी डालेंगे तो वो एक अलग सा ही एक मटेरियल वो बाद में गिर जाएगा और वापस में बॉन्ड नहीं करेंगे, वो आप आपस में चिपकेंगे नहीं, आपस में बॉन्डिंग नहीं। सर। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ले जाते हुए एक ध्यान रखें। बिल्कुल ठीक है। जब ये ले गए, अब आपने डालना है एक जगह पे। वो आपका कॉलम हो सकता है, वो आपका स्लैब हो सकता है, ओके, या आपका फ्लोर हो सकता है। यही दो तीन चीजें होती हैं जहां हमने डालना। कॉलम का स्टोन में तो कॉलम के टाइप बीम में आपकी वो तो बीम छत के साथ जुड़ा होता है। बीम का मेरा मतलब है वो छत ही आ गई पूरी, स्लैब हो गई, है ना। या फिर जब बाद में छत डालने के बाद आपका वो जब फ्लोरिंग जब होता है तब डाल दी जाती है। बस ये 2-3 तरह की चीजें ही होती हैं। या बीम सेपरेट, कभी प्लिंथ बीम डालनी हो तो सिर्फ बीम हो गई, तो वो बात अलग। ये जब हम डालते हैं, आप देखेंगे हम पूरा तसला अपने सर के ऊपर तक लेके जाते हैं, उसके हाथ को पूरा ऊपर उठाते हैं और जोर से नीचे फेंकते हैं। ये चीज गलत है। और उसमें अगर आप पास में खड़े हैं, आप देखेंगे आपके ऊपर छींटे आएंगे, आपके ऊपर रोड़ी भी कई बार छटक के लगती है आपको। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग जिसे टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब है रोड़ी अलग होना और अपने मसाले से रोड़ी का अलग होना, दैट इज कॉल्ड एज सेग्रीगेशन। तो 5 आप नॉर्मल लगा लीजिए, कुली कितने की होती है, 5-5.25 फुट की होती है। 5.25 फुट में और हाथ ऊपर और ले गई 2-2.5 फुट, तो कम से कम नहीं तो आपका 6.5 फुट से कम नहीं होता जहां से रोड़ी गिरती है। जबकि आपका हमारा जो मानक कहता है, जो हमारा BIS जो है, वो कहता है 3 फुट से
पर रोड़ी आप नीचे नहीं फेंकेंगे। ओह। कि 3 फुट से ज्यादा रोड़ी नीचे नहीं फेंकनी चाहिए, नहीं तो ये जो सेग्रीगेशन या जो चितरना, जो ये कंक्रीट में से रोड़ी अलग होना जो है, ये अलग होता है। और होगा क्या, एक जगह कहीं में रोड़ी कम होगी, कहीं में रोड़ी ज्यादा होगी, तो उस तरह से आपका मिक्स आपका एक जैसा या यूनिफॉर्म नहीं बनता। कोई इस बात को सुनेगा ना तो कहेगा क्या छोटी छोटी बातें डिस्कस कर रहे हो, क्या तुम्हें बहुत। सर यही तो क्वालिटी है। मीटर में लेंगे तो 1.2 मीटर्स, 1.2 मीटर्स ले लीजिए, मैक्सिमम 4 फुट जी। 1 मीटर या 1.2 मीटर्स, बस 1.2 मीटर से ज्यादा नहीं। जनरली 1 मीटर बोला जाता है, तो हम कहते हैं चलो 1 मीटर नहीं, ये 1.2 मीटर जहां तक भी आपने लेना, उतना 3 से 4 फुट के बीच में से ज्यादा नहीं होगी। विच मीन्स आपको रोड़ी जब आपके सर पे हो तो आप प्यार से उसको नीचे डाल लें, तो तब जाके बने। और अब आप कहेंगे कि फिर कॉलम कैसे डले, कॉलम तो 10-10 फुट का होता है, 10 फुट का होता है। आप देखेंगे जब भी आपका कॉलम डलता है सर, आप देखेंगे आपका खड़खड़ खड़खड़ की आवाज आती है। बिल्कुल। अगर एक ही मिक्स होगा तो वो खड़खड़ की आवाज नहीं आएगी, वो एक अलग सी ही आवाज आती है। वो खड़खड़ की क्यों आवाज आ रही है, क्योंकि ऊपर से गिरते हुए आपकी रोड़ी अलग अलग होगी कॉलम में। तो और कॉलम में डालने के लिए ठीक है, आप शायद मेरी बात पे हंसेंगे ऋषभ जी, हम यही कहते हैं कि आप इसको पाइप के थ्रू डालिए। एक पंप लगा के। एक नहीं, पंप नहीं, आप बेशक हाथ से भी डाल रहे हो, एक मोटा सा उसको या फनल, एक नीचे से मोटा सा पाइप आप नीचे डालिए, कम से कम 6-7 फुट का, और ऊपर पाइप के ऊपर एक आप बना लीजिए एक फर्मा सा, जिसके अंदर आप रोड़ी डालें। जी मैं समझ गया। तो वो रोड़ी आप जब नीचे डालेंगे तो वो कम से कम रोड़ी पूरी की पूरी आपकी नीचे जाएगी, वो फ्लो की तरह जाएगी, फ्लो की तरह देन कि वो चित्रा चित्रा हो जाए, ऐसा नहीं होगा इसमें। आप अगर आपका 10 फुट का कॉलम है तो 10 फुट ना बनाइए, क्योंकि 3 फुट तो कहते ही हम डालें, तो 6 या 7 फुट का पाइप लीजिए और उसके ऊपर आप एक वो फर्मा सा बनाइए या फनल सा बनाइए, उसमें से कॉलम। सर ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई आपने। तो ये चीज मैंने वैसे कहीं होते हुए देखी नहीं है। But this is not a bad practice at all. इट इज नॉट ए बैड प्रैक्टिस। आपका रोड़ी जो पूरी रोड़ी एक नीचे जानी चाहिए, नहीं तो नीचे क्या है, वो मसाला बन जाता है। करेक्ट। वो मसाला होता है। उल्टा उस पाइप के थ्रू जो नीचे तक जाना है ना मटेरियल, वो होमोजेनियस तरीके से उठता है। एक सबसे बड़ी बात, आपने कॉलम की बात करी तो मुझे एक याद आया, एक चीज होती है स्टार्टर, जो ये हम लोग लगाते हैं। स्टार्टर मतलब कॉलम में हम लोग 2 इंच का मसाला हम लोग भरते हैं। जब छत डल जाती है, जब हमने कॉलम स्टार्ट करना होता है, तो वो निशान लगा के कि कहाँ पर कोई ये आपके सरिये हिले तो नहीं, और वो सब करके एग्जैक्ट लोकेशन पे आ रहे हैं, यानी हम लोग स्टार्टर लगाते हैं 2-2.5 इंच का। वो स्टार्टर में हम लोग शायद उतनी मेहनत नहीं करते। आप देखिए कॉलम का सबसे ज्यादा लोड जो आता है वो दोनों सबसे ऊपर और सबसे नीचे आता है, बीच में नहीं, कम रहता है। और अगर आपका नीचे जो स्टार्टर आपने 2 इंच का एक बनाया, एक तरह से आपने कॉलम ही डाला, वो कास्ट किया, 2 इंच का आप कॉलम ही तो कास्ट कर रहे हैं साहब। और वो कॉलम अगर आप कास्ट कर रहे हैं तो आप उसके ऊपर आप जब डाल रहे हैं तो वो एक तरह से जॉइंट बन गया। बिल्कुल। तो वो जॉइंट जब आप डालते हैं तो वो जो कॉलम का जो स्टार्टर है वो एक तो तेज मसाले का बनना चाहिए। तेज मसाला किसको कहते हैं सर? थोड़ा सा सीमेंट उसमें एक्स्ट्रा डालें। ओके। 10% के करीब सीमेंट एक्स्ट्रा डालें, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखें और सरफेस को रफ रखें, उसको फिनिश नहीं करें, जिससे कि जब आप दोबारा से जब आप 8-10 दिन के बाद उसके ऊपर रोड़ी डालेंगे, 8-10 दिन शायद मैंने ज्यादा बोल दिए, 5-6 दिन के बाद जब रोड़ी डालेंगे तो वो कम से कम आपस में बॉन्ड हो जाए, आपस में चिपक गया। अगर आपने उसको फिनिश कर दिया तो वो ठीक से बॉन्ड होगा नहीं। बॉन्डिंग एजेंट भी लगा सकते हैं एपॉक्सी सर, पर लेकिन हम कभी भी नहीं कहेंगे कि आप फिनिश बिल्कुल आप उसको स्मूथ लगाएं। आप उसको जैसा उसमें वाइब्रेटर सा चला के आप उसको रफ ही छोड़ दें, जिससे कि ऊपर वो रूढ़ी के कोने कोने से निकले रहेंगे, वो जितना निकले रहेंगे उतना अच्छा है हमारे लिए। ओके। जिससे कि आपस में वो बॉन्ड हो जाए। इंटरेस्टिंग। और लेकिन उसकी तराई भी इसीलिए उसकी उतनी जरूरी बन जाती है। ये उस केस में जहाँ कंटिन्यूस कॉलम चल रहा है।
हाँ, जो भाई नीचे से जब आपने आपने आज छत लगाई, छत के ऊपर अब आपने अगला कॉलम डालना है, तो कॉलम डालने के लिए आप स्टार्टर बनाते हैं छत के ऊपर। जी वो स्टार्टर के 2-3 फायदे हैं साहब। एक तो देखते हैं कोई सरिया हिला तो नहीं हमारा, राइट नीचे से जो आ रहा है सीधा ही आ रहा है, राइट हिला मतलब वो सीधा ही रहा। दूसरा कि वो कॉलम की एक्चुअल लोकेशन पे हम लोग डालते हैं, समझ गया मैं। और वो कॉलम कितना आपका एग्जिस्टिंग जो सरिया कितना टेढ़ा हुआ, कितना क्या हुआ, हम लोग उस हिसाब से उसमें करेक्शन ले लेते हैं, क्योंकि कॉलम हम खिसका नहीं सकते सरिये के हिसाब से। आपके इतने सालों के एक्सपीरियंस में कितनी बार आपने देखा है कि सरिया सेंटर में नहीं है? सरिया में अगर आपको फोटोग्राफ दिखाऊंगा ना सर, आप शायद यहाँ से भाग जाएंगे। मैंने इवन 4-4 इंच भी हिलते हुए देखा है। 4 इंच ऑफसेट ऑफसेट हो गया सरिया, राइट। क्योंकि हमने उसका ध्यान नहीं दिया, उसमें हमने ठीक से रिंग नहीं डाले। जो कॉलम का रिंग है सर, सबसे बड़ी बात है, आप 10 में से 9 साइड देख लीजिएगा, रिंग कभी भी छत पे से या वो बीम के ऊपर स्टार्ट नहीं होता है, बीम से 4 इंच के बाद स्टार्ट होता है। राइट जबकि वो जो पहला रिंग है, अगर बीम के ऊपर नहीं होता है तो वो अर्थक्वेक के लिए बहुत डेंजरस है। राइट सबसे पहला रिंग जो है हमारा कॉलम, आप छत डालने से पहले आप ये देख लें कि एक सेट पूरा रिंग का, जो भी जैसा भी डिजाइन का आपका रिंग्स है, वो पूरा का पूरा डिजाइन आपका बीम के ऊपर कॉलम पे होना चाहिए रिंग का। राइट उसके बाद ही डाले, क्योंकि 4-5 इंच की आपकी छत आएगी तो फिर एकदम से एक वो रिंग का सेट एकदम छत के ऊपर भी आ जाएगा। इंटरेस्टिंग। रिंग्स के बारे में तो हम आपसे जब स्टील स्ट्रक्चर की बात करेंगे तब और डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि उसमें और बहुत ज्यादा और कॉस्ट में और भी ज्यादा चीजें। सर मैं जस्ट क्योंकि हम लोग रोडी डाल रहे हैं तो हमको ये जो भी हमको सावधानी रखनी है बहुत जरूरी। छत डालते हुए, प्लस छत के टाइम पे आप देखेंगे तो जो आप रोड़ी लेके आ रहे हैं, तो रोड़ी पूरी की पूरी तसला भर के हमारी आदत होती है लाने की। राइट तो वो मिक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप तसला ठीक से पूरा भर पाए या ना भर पाए। राइट तो वो आपको एक बहुत ध्यान रखना है कि जिससे वो अपने निशान ना छोड़ते हुए जाए, जब भी हम जाए गिरता हुआ ना जाए। मैं कोशिश करूंगा कि सर ने एक एग्जांपल दिया था ना कि वो जो कंक्रीट का बॉल बनाया उसको हवा में उछालें, आई थिंक पिछले एपिसोड में, बट मैं आपको एक फ्रेश कंक्रीट की जो एक कोहेसिव कंक्रीट होता है ना, उसका कोई वीडियो या फोटो आई विल ट्राई कि मैं शेयर करूं आप लोगों से, ताकि आपको क्लैरिटी होगी वो क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसी कंक्रीट को जब आप ट्रांसपोर्ट या प्लेस करते हैं, वो छितरता नहीं है, बिखरता नहीं है। बनते टाइम ही इनफैक्ट मिक्स की इंपॉर्टेंस इसमें बहुत क्लियरली दिखती है कि आप अच्छा मिक्स्ड कंक्रीट, अच्छा कोहेसिव कंक्रीट बन रहा है यानी उसको आपको क्लियर दिख जाएगा कि मिक्स ठीक से हो रहा है या नहीं। तो ट्रैवल जो आप जब ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसको, और जब आप उसको प्लेस कर रहे हैं, उसी दौरान आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि मिक्सिंग का कैसा स्टेज रहा है आपका। सर ये हम जब साइड में मिक्स कर रहे हैं तो आपने बता दिया, अब आरएमसी के केस में कैसा होता है ये ट्रांसपोर्ट और ये मिक्स प्लेसिंग? सर देखिए, आरएमसी का तो एक सीधा सा असूल है, उनका अपना एक जिसे हम लोग कहते हैं पंप, कंक्रीट का पंप होता है। अगर आपने देखा हो पाइपलाइन, पंप के साथ पाइपलाइन होती है, पाइपलाइन आपका जहां जहां आपने डालनी है, जैसे पानी की मोटर होती है वैसे वो पंप, वैसे वैसे वो पंप कर देता है। प्रिंसिपल वही है। हाँ, और पाइपलाइन में वो पाइप डली हुई होती है, पूरे छत में वो फैला देते हैं, मतलब जहां जहां होती है वो वहां वो फैलती चली जाती है, पंप उसको ट्रांसपोर्ट और वो ट्रांसपोर्ट कर देती है। तो मतलब बिल्कुल ही वो पास में ही डालती है, जहां डलना है वहां बिल्कुल पास में ही डालती है। और सबसे बड़ी चीज है सर, कभी भी वाइब्रेटर से इसको खिसकाए नहीं रोड़ी को, जो हमारी आदत है। खिसकाने का मतलब कि जब भी एक जगह कंक्रीट हम लोग हाथ से जब हम लोग सर जब लेके आते हैं, हमने एक जगह इकट्ठी कर दी, फिर वाइब्रेटर से लेके उसको खिसका के हम लोग दूसरे आगे तक लेके जाते हैं। ये एक बहुत गंदी प्रैक्टिस है हमारी, बहुत ज्यादा। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस प्रैक्टिस को मत करें। उसमें क्या होगा, जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे आप खिसकाएंगे, थोड़ी पीछे रह जाएगी, वो मोटर आगे बढ़ेगा, वो सब उसमें फिर वही जो हमारी प्रॉपर मिक्सिंग का जो हम लोग बोलते हैं, प्रॉपर मिक्सिंग होएगी, वही अब इंग्लिश में उसको कोहेसिवनेस ही कहते हैं, हम उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बिल्कुल वो सेग्रीगेशन, ब्लीडिंग, वो सब आपको सब वहीं पे सीखेगी। फिर आप कहते हैं कि सर
मैंने तो इतना अच्छा मटेरियल लगाया, इतना सब कुछ किया, क्रैक्स आ गए और वो सब आ गए। सर ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जो आपके आगे जाके जो प्रॉब्लम को बड़ी बना देंगी। इंटरेस्टिंग। हम लोग ये तो ये सब क्यों होता है? ये चलता है एटीट्यूड हमारा, जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि ये चलता है एटीट्यूड को हमको किसी तरह से रोक लगानी है, कहीं तो रोक हम लोग स्टॉप लगाए। मुझे लगता है सर इस पॉइंट पर हमें एक बहुत बेसिक सी चीज होती है जिसे हम कवर ब्लॉक कहते हैं, हमें एक बार उसकी डिस्कस कर लेना चाहिए कि कवर ब्लॉक की इंपॉर्टेंस क्या है इस केस में, क्योंकि हमने ऑफसेट की भी बात की कॉलम में भी 4 इंच की। जब हम छत डालते हैं तो हमें मेंटेन रखना है कि बिल्कुल सर, मैं इसको अगले में लेना चाह रहा था, अभी आपने कहा है। नहीं वेरी हल्का सा इंट्रो आप कर। नहीं, हम अभी इसको कवर ब्लॉक को भी अभी लेते हैं। सर देखिए, मैं आपको फोटोग्राफ्स के जरिए दिखाऊंगा कि कवर ब्लॉक के नाम पर, कवर ब्लॉक सर देखिए पहले होता क्या है कि हम लोग सरिये को थोड़ा सा उठा के रखते हैं स्लैब में, बीम में हम लोग नीचे का सरिया उठा के रखते हैं, साइड का सरिया आपका जो साइड की शटरिंग है उससे हटा के रखते हैं, उसमें गैप देते हैं जिससे कि सरिये को पूरी तरह से कवर किया जाए, और इसी तरह से कॉलम में भी रखते हैं। कवर ब्लॉक का सबसे बड़ा यूज क्या है सर? देखिए, आपकी जो ताकत मिलती है किसी भी कॉलम की या बीम की, वो सरिये के बीच में जो कंक्रीट है उससे मिलती है। लेकिन जो लाइफ है कंक्रीट की, वो कौन सी कंक्रीट से मिलती है? वो सरिये के बाहर की कंक्रीट से मिलती है, जिसे हम टेक्निकल टर्म्स में आजकल कहते हैं ड्यूरेबिलिटी। स्ट्रेंथ अंदर से मिलेगी और लाइफ बाहर की कंक्रीट, जो आप 20 mm 25 mm जो कंक्रीट का कवर है, रोड़ी का जो गैप रखते हैं, आपकी पूरी लाइफ कंक्रीट की और बिल्डिंग की उसके ऊपर डिपेंड। वही प्रोटेक्शन लेयर है, वही सा कवच। सर आपके शरीर में प्रोटेक्शन कवर क्या है? आपका स्किन है। राइट। पहली चीज, जो भी चोट हो, बीमारी हो, कुछ हो, उसको स्किन से गुजरना पड़ता है। राइट। स्किन जितना सहलेगी आप ठीक रहेंगे। उसके बाद तो फिर आपको दवाइयाँ, उसके बाद आपको इलाज और वो जो भी है वो सब करना पड़ेगा। इसके बिना तो बेसिक स्क्रैच भी नस काट देगा। इसका बिल्कुल इसी तरह से ही आपका जो लाइफ है बिल्डिंग की, वो कंक्रीट का जो बाहर का पोर्शन है वो कितना सहन कर सकता है वक्त की मार को, जिसे हम लोग कह सकते हैं। बिल्कुल, वक्त की मार को कितना सहन कर सकता है, और वो कैसे सहन करेगा? आपने क्या उसमें प्रिकॉशन ली? ये आपकी जो सरिये दिखते हैं, कॉलम में दिखते हैं, छत में दिखते हैं, बीम में दिखते हैं, एक तो उसमें जंग का भी रीजन है, और दूसरा रीजन है कि आपने उसमें प्रॉपर उसको नीचे से उठाया नहीं, उसमें कवर ब्लॉक नहीं दिया। और दूसरी चीज, कवर ब्लॉक जब बात आती है, आप फोटोग्राफ में देखेंगे, वो आपका ठेकेदार ईंट लगा देगा, आपका ठेकेदार मार्बल का टुकड़ा लगा देगा, है अधेर मतलब कुछ भी लगा देगा, साइड में जो पड़ा है, जो नहीं लगना चाहिए नाम के लिए उठा देगा। सर जी, आपका जो कंक्रीट है, कभी भी आप देखेंगे कॉलम और दीवार के बीच में क्रैक क्यों आता है सर? वो आप क्रैक रोक ही नहीं सकते, कुछ भी हो जाए। क्यों? क्योंकि वो दो अलग अलग मटेरियल है। करेक्ट। उसको अगर आपको क्रैक को रोकना है तो आपको ट्रीटमेंट करनी है उसके जॉइंट। करेक्ट। इसी तरह से ही ये चीज आप स्लैब पे लेके जाए, स्लैब पे जो आपका अद्धा रोड़ा वो सब है, वो कंक्रीट के साथ कैसे बॉन्ड बनाएगा साहब? दो अलग अलग चीज है, वो बॉन्ड बना ही नहीं सकता, आप कुछ भी कर ले। एक वर्ड आपने सुन लिया कोहेसिव, दूसरा वर्ड है होमोजीनियस। ये वो दोनों होमोजीनियस नहीं है, वो नहीं है, अलग अलग चीज है, अलग अलग कैरेक्टर है, अलग अलग नेचर है। नंबर 1। नंबर 2, जब रोड़ी डल रही होती है ना सर, आपके इस तरह से वहां पर तो माहौल हो जाता है जिस तरह से राशन की लाइन लगी हुई हो। कुछ भी आप करना चाहे, कोई किसी की कोई नहीं सुनता। मिस्त्री, ठेकेदार, लेबर, आपकी एक बिजली वाला, प्लम्बर, कोई किसी की नहीं सुनता सर, सब अपने में लगे हैं। उसमें क्या होता है, चलने फिरने में आप सरिये पे चलते वो टूटता ही है दरोड़ा। आप 10 में से 9 साइड पे कौन दोबारा उसमें लगाता है? चांस ही नहीं है, कोई लगाता ही नहीं सर। चांस ही। तो फिर जो लगाया वो सिर्फ डलने से पहले तक था, डलने के बाद तो वो हिसाब किताब सब
बराबर हो। राइट। इसके लिए कंक्रीट के ब्लॉक्स फर्स्ट क्लास आते हैं। आप कभी भी अपने सीमेंट के डीलर से बोलेंगे, जहाँ से भी आपने सीमेंट लिया है वो आपको अरेंज करवा देगा, कंपनी सीमेंट कंपनी से या कहीं से, या बता देगा कि यहाँ से खरीद लें। बकायदा उसमें एग्जैक्ट होता है Yeah. और उसमें जो जिस एमएम का सरिया लगा रहे हैं उस एमएम के सरिये का उतना खांचा भी होता है। सुना आपको आपको फोटो भी मैं आपको जैसे दिखा सकता हूँ, बिल्कुल। है ना, कि उसमें आपका कैसा वो और वो कंक्रीट का बना होता है। सबसे बड़ी बात है वो कंक्रीट का बना हुआ है, और जो स्ट्रेंथ आपका वो कंक्रीट जो आप उसकी उसमें डल रही है, वो कंक्रीट के साथ वो एक मतलब जिसे कहते हैं ना, एक फैमिली बन जाता है अंदर ही, एक एक वो उसके साथ ही वो जुड़ जाता है, जिससे कि ना आपका क्रैक वहां पे बनता है ना, और प्लस आपका सरिये आपका जो प्रॉपर हमें गैप चाहिए, क्योंकि हमें सरिये को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना है सर। आपको जल लगने से, एटमॉस्फेयर से, और प्लस स्ट्रक्चरली भी हमें चाहिए कि वो नीचे से ऊपर उठा हुआ हो। पहले 15 mm होता था सर ये कवर स्लैब में, अब वो 20 कर दिया। क्यों किया? पहले 15 mm वाली क्या बिल्डिंगें गिर गई? नहीं गिरी, पर लेकिन फिर ये 20 क्यों किया मानव भवन ने? उनका सिर्फ एक ये कहना है कि सर हम 20 बोल रहे हैं, 15 तो रखेंगे कम से कम। आई नो, सेफ्टी फैक्टर है। सेफ्टी फैक्टर कि कम से कम हम लोग 20 बोल रहे हैं तो कम से कम 15 तो रखेंगे ना हमारा, इंटरेस्टिंग। जो कि हमें कम से कम चाहिए। हमारे डिजाइन में हमको अपने सरिये के डिजाइन, जब हम स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तब चाहिए, आपके सरिये की प्रोटेक्शन के लिए उतना तो हमें चाहिए। और ये एक वजह और है, जब सर ने कहा कि आपको कंक्रीट को जब डालना है तो आपको परोसना है कंक्रीट को, आपने पटकना नहीं है, क्योंकि नहीं तो वो कवर ब्लॉक जो है वो नीचे सरक भी सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। एक लेमैन के तौर पे बता देता हूँ आपको कि क्योंकि हम घर बनाने की बात कर रहे हैं, ज़्यादातर सिविल इंजीनियर नहीं होते घरों पे, साइट्स पे कोई नहीं रखता है क्योंकि उन्हें कॉस्ट लगती है, हालांकि रखना चाहिए मेरे ख्याल से। बट 20, 25 और 30 mm मैक्सिमम कवर यूज होता है आपके स्लैब के नीचे, 30, 35, 40 mm बीम्स के नीचे या कॉलम्स के नीचे, और जहाँ राफ्ट डलती है वहाँ अबाउट 50 mm की हाइट का एलिवेशन मिलता है। और ये कवर ब्लॉक्स की जो स्ट्रेंथ होती है आपकी स्लैब स्ट्रेंथ से ज़्यादा होनी चाहिए। सो बेसिकली अगर आप M20 एम कर रहे हैं या M25 एम कर रहे हैं अपनी स्लैब के लिए, तो BIS मानक उसके लिए ये भी कहता है कि जो कवर ब्लॉक की स्ट्रेंथ होती है वो M40, M45 ज़्यादा होनी चाहिए दैन योर स्लैब। सो यू हैव टू यूज गुड क्वालिटी कवर ब्लॉक्स। और बाय द वे इनकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं होती। नहीं, कीमत इनकी एक 2 रुपए के पीस आते हैं ये, बिल्कुल। और कंक्रीट के बने हुए छोटे छोटे पीसेस आते हैं और इजीली अवेलेबल हैं हर सब जगह, सो यू कैन एक्चुअली बाय देम। नहीं, और जहां तक की स्पेसिंग की बात है, आपका बस वो जाल जब आप चले तो नीचे बैठना नहीं चाहिए। करेक्ट, बैठना नहीं चाहिए। वो कम से कम हम लोग कहते हैं 2 से 3 फुट के बीच में इनका आपस में डिस्टेंस हम लोग रखते हैं, 1 मीटर के डिस्टेंस। ऐसे वाले जाल कितनी बार देखे आपने? मैंने तो देखे हैं, मैं तो बहुत देखे हैं सर, बहुत देखे हैं लाइफ में। ऐसे वाले भी देखे हैं और ऐसे वाले भी देखे हैं मैंने, ऐसे। और सर अगर मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस, लाइव एक्सपीरियंस इसी में बताऊं जी, हम लोग जैसे 4 या 5 इंच मोटी छत डालते हैं, तो मैं पंजाब में पोस्टेड था सर एक सीमेंट कंपनी के साथ, तो मैं एक छत देखने गया था जब ढलाई हो रही थी एक गांव में। तो हम लोग क्या करते हैं, जब नॉर्मल प्रैक्टिस क्या है कि 5 इंच की छत है तो हम 5 इंच की छत को हम एक तरफ से लेके आते हैं और आखिर तक हम 5 इंच की हम डालते हैं। ये नॉर्मल प्रैक्टिस, यही प्रैक्टिस है, और कहती भी यही है कि आप 5 इंच का पूरा करते हुए आए और आखिर तक चले। राइट सर मेरे पास फोटोग्राफ है, एविडेंस है जिसे मैं कह सकता हूँ, टेक्निक मतलब जुडिशियल टर्म्स में मेरे पास एविडेंस है। उसने पहले 2.5 इंच की पूरी छत डाली और फिर उसने दोबारा से 2.5 इंच की उसके ऊपर डाली 5 इंच को पूरे करने के लिए। मैंने कहा भैया ऐसे क्यों कर रहा है? कहता है बाबूजी आप देख रहे हैं ये पूरा गांव, इसमें से ज्यादातर मकान मैंने बनाए हैं और ऐसे ही बनाए हैं। अब मैं इसके बाद उन ठेकेदार या उन मिस्त्री को मैं क्या बोलूं? मैं कुछ बोल नहीं सकता, मैं चुपचाप छत से नीचे उतर आया जब उसने ये बात कह दी। क्यों? क्योंकि वो कुछ समझना ही नहीं चाह रहे, जब आप कुछ बोलना ही नहीं चाह रहे। और इस केस में आप मुझे बताइए कि क्या मैं उसको क्या समझाऊं? टेक्निकल टर्म्स में हमारा न्यूट्रल एक्सेस होता है, टेक्निकल टर्म में हमारा जो इंजीनियरिंग जो पूरी फेल हो जाती है सर इसके सामने।
और बीच में एक तरह से 2 लेयर हो गई, 2.5 इंच की और एक 2.5 इंच की। सर फेथ बीट्स नॉलेज। मैं राइटली पुट इन। इसमें विश्वास रखता हूँ, तो मैं हर ज्ञान से परे हूँ। बिल्कुल नहीं, और मैं ही सुपर ज्ञानी हूँ सर। वो तो फेथ है ना सर। हाँ, मैं ज्ञान से परे नहीं हूँ, मतलब ज्ञान मेरे को सबसे ज्यादा आता है, आपको नहीं आता सर। ज्ञान से परे नहीं हूँ, ज्ञान मेरे में सब कुछ, जो मैं हूँ वही ज्ञान है। बिल्कुल, ये सोच थोड़ी सी अब तो ये चीजें थोड़ा सा, ये खैर ये चीजें मैंने शहर में तो कभी नहीं देखी, और ये शायद मैंने एक ही बार देखा है ये चीज, पर ऐसा भी होता है। आई थिंक और बोरियों में मतलब लेके जा रहे हैं रोड़ी आज तक भी। ये मैं अभी 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि 2 डंडे आपने दो जनों ने पकड़ रखे हैं, दोनों कंधों पे 2 डंडे, उसके बीच में वो बोरी लगा रखी है, जूट की बोरी, और उसमें रोड़ी भर भर के ले जा रहे। ये तो शायद बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए साहब। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमारे कंक्रीट के लिए अहम बन जाती है, यही बाद में जाके परेशानी पैदा करती है। आप कहेंगे कि शायद ये बहुत छोटी चीजें हैं, बट सर एज ए इंजीनियर, एज ए टेक्निकल पर्सन, मैं कहूंगा यही चीजें हैं जो आगे जाके हमको दिक्कत करती हैं। सर मुझे लगता है अगर मैं प्रॉपर प्लेसिंग नहीं करी, प्रॉपर कवर नहीं दिया, प्रॉपर उसमें आगे आपने डाला नहीं, आप उसको ट्रांसपोर्ट ठीक से नहीं कर रहे है, आपने उसको ठीक से मिक्सिंग नहीं करी, आपने सब उसको बैचिंग नहीं करी, तो यही तो चीजें सर कंक्रीट बनाती हैं। और क्या बनाती है? दिल्ली जोन 4 जोन 5 में आता है अर्थक्वेक। जोन बढ़ा दिया है, पहले जोन 5 कर दिया, पहले जोन 3 था, नहीं अब जोन 4 कर दिया है। जोन 4 तो है ना कुछ साल से। हाँ, तो कुछ साल से है ना सर, पहले 3 था। जोन 4 एक अच्छा हाई सीस्मिक जोन है। हाँ, रातों की नींद अगर चाहिए तो घर सेफ चाहिए, और होता है अर्थक्वेक आता है, पता तो चलता नहीं है कि कब आ रहा है सर आधे लोगों तो महसूस नहीं होता। ये चीज है, 3 या 4 महीने पहले अर्थक्वेक आया था दिल्ली में, तो हिला था मैं, मेरे घर की, मैं सुबह सुबह आया था, ये 5-6 बजे। तो सबसे पहले मैंने यही देखा सब ऊपर नीचे कि कहीं कोई क्रैक तो नहीं डेवलप। राइट। मेरे 3rd फ्लोर का जो फ्लोर है उसकी वार्डरोब एल्यूमिनियम की है और शीशे के पल्ले लगे हैं उसमें, वो खड़खड़ 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 कर रहा था, और मैं उसको देख रहा था ये क्यों हो रहा है। फिर मुझे रियलाइज हुआ वो ये एक सीस्मिक एक्टिविटी हो रही है इस टाइम। और मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ वो 30 साल पुरानी बिल्डिंग है, सो थोड़ा सा एक चिंता रह जाती है मन में। सर ये हमने तीसरा पार्ट कवर किया जिसमें हम 2 पॉइंट्स कवर कर गए, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लेसिंग। अगला स्टेप क्या है? अब आएगा सर सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, कॉम्पैक्शन, कि हम उसको कॉम्पैक्शन कैसे करें। इंटरेस्टिंग। हमने डाल तो दिया, अब उसमें हम लोग कॉम्पैक्शन क्या करें, और कुछ मैं अपनी इंटरेस्टिंग आपको फोटोग्राफ्स शेयर करूंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि अच्छा ये ऐसे भी कॉम्पैक्शन होता है। इंटरेस्टिंग। सर ने एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया जहां उन्होंने अपना एक पंजाब का कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया ऑन साइट्स। आप कभी भी हम ना बड़े बड़े लोगों को सुनते हैं वीडियोस पे, यूट्यूब पे, किसी भी चैनल पे, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है उनके इंटरव्यू सुन के। वो कई बार हमें समझा चुके हैं कि ग्रोथ का रास्ता सिर्फ लर्निंग नहीं है, अनलर्निंग भी है, कि जो सही नहीं है उसको अनलर्न करना बहुत ज़रूरी है, और हमारा एक फिक्स माइंडसेट होता है जो हमें रोक देता है वो चीज़ करने से। आई थिंक एक जागरूक नागरिक होने के लिए, जागरूकता के तौर पर, एक जिम्मेदार नागरिक होने के तौर पर, आई थिंक हमें वो अनलर्न कर लेना चाहिए जो शायद गलत है। चलता आ रहा है, मैंने 20 साल से यहीं घर बनाए हैं या 20 साल से सर घर खड़े हैं, अच्छी बात है खड़े, भगवान करे वो प्लीज अगले और 100 साल तक खड़े रहें, लेकिन एक बुरा एक्सपीरियंस, बुरा अनुभव किसी की जिंदगी खराब कर सकता है। इट्स अ मैटर ऑफ सेफ्टी, इट्स अ मैटर ऑफ सिक्योरिटी। स्ट्रक्चरल सेफ्टी एक बहुत सीरियस टॉपिक है जिसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आई थिंक लाइफ चेंज हो सकती है। और ये हम क्यों एड्रेस कर रहे हैं सुनीत साहब के साथ, ये मैंने शायद बताया नहीं। तो जहाँ घर बनने का सेगमेंट है हिंदुस्तान में, बड़े शहरों में भी ये दिक्कत है। टियर 2 टियर 3 सिटीज़ की तो बात ही कुछ अलग है, फिर भी हो सकता है वहाँ घर बेहतर बन रहे हैं। मुझे लगता है कि लोग खड़े होकर अपने सामने अपना ध्यान रख के अपने घर को बनाते होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी का इशू वहाँ है जहाँ घर मकान बनने में लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, या लोग करना नहीं चाहते, या उन्हें पता नहीं है कि सही प्रोफेशनल्स, आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर को भी उन्हें हायर करना चाहिए। अब जब वहाँ
ऐसा नहीं है, ऐसे टेक्निकल लोग अवेलेबल नहीं है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं हम लोग एज एन इनिशिएटिव वी आर ट्राइंग टू स्प्रेड द राइट अवेयरनेस, दैट इज द ओनली बिल्कुल ठीक है। पर्पस। बिल्कुल बिल्कुल आप हम कोई इसको हम दिस इज नॉट अ मनी मेकिंग एंडेवर फॉर अस कि आज हम संडे को घर परिवार को छोड़ के आपके साथ ये रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपको शेयर कर रहे हैं। सो इफ यू फाइंड एनी वैल्यू इन दिस, डू सपोर्ट अस, डू रीच आउट टू अस, डू आस्क द राइट क्वेश्चंस, वी विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस। हम जवाब देने की कोशिश करेंगे आपके सवालों का। और हम मूव करेंगे पार्ट 4 की तरफ विद सुनीत गुप्ता जी। तो इस पार्ट के लिए इतना ही। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच ऋषभ जी, Thank you. थैंक यू वेरी मच।